बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक ख़त लिखा। उस ख़त में उन्होंने क्या लिखा? आ चुके जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का आखिरी दिन है और कल वो 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, अब ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो खबरें तहलका मचा सकती हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह को ख़त लिखने की नौबत क्यों पेश आई, इसके ऊपर भी बात करूंगा। मखसूस सीटें तो मिल जाएंगी, मखसूस सीटें तो मिल जाएंगी गवर्नमेंट को, लेकिन उससे पहले एक अहम डेवलपमेंट होनी है, वो क्या होनी है उसके ऊपर भी बात करूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है और वो हाथ कैसे हुआ, वो भी इनसाइड स्टोरी क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक खबर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जिसको मैंने सुबह भी मार्क किया था। जब मैं सुबह जब मैं उसको स्टडी कर रहा था, बड़ा ब्रीफ स्टडी किया मैंने उसको, तो सुबह सबसे पहले मैंने उस खबर को मार्क किया कि आईनी बेंचेस के वाले से, आईनी मुकदमात के वाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी वो एक बेंच में बैठकर एक केस की समाप्त कर रहे थे। तो उसमें जस्टिस शाहिद वहीद साहब भी थे और जस्टिस अतर मिन्निल्लाह साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि आईनी मुकदमात जो हैं वो तो आईनी बेंचेस में जाएंगे। उन्होंने कहा कि कानून बन गया है और आईनी मुकदमात जो हैं वो आईनी बेंच सुनेगा। और उसके बाद जस्टिस शाहिद वहीद ने भी उनकी बात से इतफाक किया। तो इट मीन्स कि एक तब्दीली तो आ गई है, और वो तब्दीली ये आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद इस बात को तस्लीम कर लिया है कि आईनी बेंचेस के सामने आईनी मुकदमात जाएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद अब जो नए चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस याहिया अफरीदी, इट मीन्स कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर लिया, उसको कबूल कर लिया, उस कानून साजी को उन्होंने हर तरीके से कबूल कर लिया। इसलिए क्योंकि वो इसी कानून साजी के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। तो इट मीन्स कि ये कानून जो है इसको तो अब कोई अदालत में जाकर चैलेंज भी करे तो ये कानून बन चुका है। और इस कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी इस कानून के खिलाफ अदालत में जाकर दरख्वास्त देगा, उसकी दरख्वास्त ना सिर्फ कलअदम करार दे दी जाएगी बल्कि उसकी अच्छी खासी वहां पर इज्जत अफजाई होगी। एक चीज तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर आते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह चूंकि अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं उम्रे की अदायगी के लिए, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अल्लाह ताला के वो घर जा रहे हैं और उम्रे की जो है वो अदायगी के लिए अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो ये खबर आई कि जी वो नवंबर में वापस आएंगे, और नवंबर में जब वो वापस आएंगे तो फिर वही मामूल के मुताबिक वो जो सुप्रीम कोर्ट में चूँकि जजेस का जो होता है जिस तरह से वो केसेस की समाप्त करते हैं, तो इसी तरह उनका एक स्केड्यूल भी आया कि वो आएंगे और मामूल के मुताबिक काम करेंगे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ख़त लिखा है और वो लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को। और उस ख़त में उन्होंने क्या कहा? उस ख़त में उन्होंने टारगेट किया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को। क्यों किया इसके ऊपर बाद में बात करूंगा, लेकिन उन्होंने ख़त में लिखा है कि लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और हमें तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो फुल कोर्ट है उस वक्त तक मैं जो है वो नहीं बैठूंगा और मैं केस की समाप्त नहीं करूंगा। देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने टारगेट फ़ाइज़ ईसा साहब को इसलिए किया क्योंकि वो समझते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनके चीफ जस्टिस बनने के रास्ते में रोड़े अटकाए हैं, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की वजह से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन पाए। अब ये जो कानून बना कि जो सीनियर क्यूने जज है उसकी जगह पर जो 3 मोस्ट सीनियर होंगे उसका पैनल जाएगा, पार्लियामान की स्पेशल कमेटी ये डिसाइड करेगी कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। अब उन्होंने तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया, उन्होंने तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बजाय जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो रिटायरमेंट है उसके बाद उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बना दिया ना। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि जी वो तीसरे नंबर के जज थे, तो मैं उनकी इत्तला के लिए
अर्ज करता चलूँ, जो डॉलर खोर हैं और जो यूट्यूब पर बैठ कर ये काम कर रहे हैं, डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, और बिल्कुल फाइज ईसा साहब ने सही कहा था, ये डॉलरों का कमाल है, ये डॉलर्स का कमाल है सर, कि ये डॉलर्स का कमाल इसलिए है कि जिसका दिल करता है जाकर यूट्यूब पे चोट पिलाना शुरू कर देता है, जिसका दिल करता है हमारी अदलिया को, हमारी मोअज़्ज़ज़ अफवाज पाकिस्तान को, हमारे मोअज़्ज़ज़ इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये डॉलर्स का कमाल है, ये डॉलर्स मिलते हैं सर। ये जो सस्ती रेटिंग्स है ना, ये जो व्यूज़ आते हैं, इसके लिए तो सारा कुछ और है। और ये कौन कर रहा है? सबको पता, मैं नाम नहीं लेना चाहता। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की भरी अदालत में ये कहा गया कि ये वो यूट्यूबर्स हैं जिनकी कोई वर्थ ही नहीं है, जिनको कोई जानता ही नहीं है। तो ये लोग तो डॉलर्स के लिए काम कर रहे हैं ना, सस्ती शोहरत के लिए कर रहे हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब समझते हैं कि जी जो मैं चीफ जस्टिस नहीं बन सका, उसकी सबसे बड़ी जो रुकावट है मेरे रास्ते में वो फाइज ईसा है। और वो इसलिए क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस बात का गुमान नहीं था, और मुझे पता चल गया था कि हुकूमत ने जिस दिन ये 12 जुलाई का फैसला आया मखसूस सीटों का, तो मैं इसी दिन जो है इस बात को एनालाइज कर रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस गवर्नमेंट को आगे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, सिर्फ इस गवर्नमेंट को नहीं बल्कि मुक्तदरा को भी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को उन्होंने साइड पर कर दिया, उनका रास्ता बंद हो गया, और उसके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर का भी रास्ता बंद हो गया, फिर जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह साहब का भी रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया, जो नज़र आ रहा है। तो जो टारगेट था गवर्नमेंट का, उसको तो गवर्नमेंट ने अचीव कर लिया। अच्छा, अब इसमें हुकूमत को क्या मिला? अब हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम जो की है, उस 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने आईनी बेंच का जिक्र किया, लेकिन सर होने कुछ और जा रहा है। चूंकि सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, सेनेट की जो 12 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होना है, एक तो वो मामला, दूसरा जो सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो हैं तहरीक इंसाफ के सेनेटर, उनकी नाअहली का रेफरेंस चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने भेजा हुआ है। वो नाअहल हुए तो उसके बाद वो सीट भी गई, तहरीक इंसाफ के हाथ से गई। फिर उसके बाद क्या होगा कि सेनेट का जो इलेक्शन है केपीके के अंदर 12 नशिस्तों के ऊपर जो सेनेट का इलेक्शन होना है, उस इलेक्शन के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा वो सुनिएगा, उस इलेक्शन के अंदर एक जरदारी फिर सब पर भारी होगा। वो कैसे होगा कि उस सेनेट के इलेक्शन में अगर 4 से 5 नशिस्तें मिल जाती हैं हुक्मरान इत्तेहाद को, तो सेनेट के अंदर उनकी ऑलरेडी मेजॉरिटी है, 58 के साथ उनका नंबर है, तो 3-4 भी मिलती हैं तो सर 62-63 तो सीटें हो जाएंगी ना उनकी। फिर उसके बाद वो जो हैं सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब, उनकी सीट भी सिंध से खाली हो जाएगी, तो वो भी पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी। तो पीपल्स पार्टी सिंध में और सेनेट के अंदर एक मेजॉरिटी के तौर पर सामने आएगी, क्योंकि सेनेट में उनकी ज़्यादा नशिस्तें हैं, तो वो पहले ही ऑलरेडी जो है वो अक्सरियत में है। तो उसके बाद मज़ीद जो है सीट्स मिलने के बाद पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर जी जब सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा तो फिर उसके बाद रिजर्व सीट्स का मामला भी हल हो जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत को रिजर्व सीट्स दे देगा। इस तनाजुर में क्या होगा कि 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई ना, इसके बाद आएगी 27वीं और 28वीं आईनी तरमीम। अब 27वीं और 28वीं आईनी तरमीम में दो चीज़ें, एक मिलिट्री कोर्ट्स और एक जो फौजी अदालतें हैं वो, और एक पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है, वफाकी आईनी अदालत, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। दो मामलात आएंगे। अब दोनों मामलात में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होनी है वो ये है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा, और उसकी उम्र जो है वो 68 साल होगी, और वो बनाया जाएगा जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को। ये मैंने आपको खबर देनी थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। ये आज भी खबर आई, और ये हमारे दोस्त हैं इमरान वसीम साहब, उन्होंने आज ये व्लॉग भी किया है इस हवाले से, और उन्होंने बताया भी है। तो ये तो सर एक होगी खबर, ठीक है, ये तो हो गया एक मामला। दूसरा मामला ये है कि जो मैं आपके साथ करने लगा था कि सेनेट के अंदर भी हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें हो जाएंगी, और फिर कौमी असेंबली में भी उनके पास 2/3 आ जाएगी। तो फजल रहमान के साथ हो गया हाथ। जो फजल रहमान कहते थे ना कि आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच बनाओ, तो हुकूमत ने एक बड़ा मैसिव जो है ना, वो समझ लें कि एक बड़ा मैसिव एक चालाकी के साथ
एक होशियारी के साथ एक जो है ना वो प्लान बनाया था, और हुकूमत ने जो प्लान बनाया था वो प्लान दरअसल फजल रहमान साहब के अपने गले में पड़ गया। अब फजल रहमान साहब की जमात के तर्जुमान कह रहे हैं कि वो जी पार्लिमानी कमेटी में तो डिसाइड हुआ था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। अच्छा, अगर पार्लिमानी कमेटी में डिसाइड हुआ था तो सर फिर बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा ने ये क्यों नहीं बताया? क्योंकि बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा ने उसकी मुखालफत की, तहरीक इंसाफ ने तो उसका बाइकआउट किया। जो चीफ जस्टिस के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बनी थी, पार्लियामेंट की एक स्पेशल कमेटी, उसका बाइकआउट किया बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा ने, और सॉरी तहरीक इंसाफ ने। बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा ने जस्टिस मंसूर अली शाह की हमायत में वोट दिया, तहरीक इंसाफ ने उसका बाइकआउट किया। उधर से 2-2 अक्सरियत वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब के मुताबिक हुकूमत को मिली और हुकूमत ने यह फैसला किया कि हमने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना है, और वो फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ, उस पर अमल दरामद हुआ। अब जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम के ऊपर पीपल्स पार्टी मुत्तफिक थी, तो सर ये बिल्कुल गलत है। मेरी पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा से बात हुई तो वो कहते हैं कि मुझे खुद फारूक एच नाइक साहब ने बताया, जो सीनियर कानूनदान है, जो सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर रहनुमा है, तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के नाम के ऊपर इतफाक किया था। तो वो बिलावल साहब यही कहेंगे ना कि हमने तो जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम पर इतफाक किया था और हम चाहते थे कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बने। तो सर ये हो गया हाथ फजल रहमान साहब के साथ। अब वो जो मामला है वो पड़ गया खटाई में कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी समझ आ गई है कि हुकूमत ने जो कार्ड खेला है वो दरअसल ये खेला है कि जो मखसूस सीटों के अंदर जो मैंने 8 अक्सरियती जजेस के साथ मिलकर 7 अक्सरियती जजेस, मुझे मिलाकर 8, जो हमने फैसला दिया था, वो फैसला हुकूमत ने उसको सीरियस लेकर मेरी चीफ जस्टिस का रास्ता रोक दिया। हुकूमत ने उस रास्ते में मेरे रोड़े अटका दिए। जिस रास्ते के मुताबिक मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था वो रास्ता तो बंद हो गया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगले 3 साल के बाद, जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, तो अगले 3 साल के बाद उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर का टेन्योर खत्म, जस्टिस सतर मिनिल्ला का टेन्योर खत्म, जस्टिस आयशा मलिक फारग, जस्टिस शाहिद वहीद फारग, जस्टिस हसन अजहर रिजवी फारग, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर फारग। तो मतलब हुकूमत ने टारगेट ये किया कि हुकूमत ने उन 8 जजेस को टारगेट किया, सिर्फ मंसूर अली शाह को टारगेट नहीं किया। असल खबर ये है। तो सर फायज ईसा साहब जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अलविदा और खुशामदीद आईनी अदालत। आईनी अदालत भी बननी है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साथ मिलिट्री कोर्ट्स भी बननी है, मखसूस सीटें भी हुकूमत को मिलनी है, और सेनेट के इलेक्शंस के अंदर 4 से 5 नशिस्तें भी हुक्मरान इत्तेहाद को मिलनी है। मामलात हो गए हैं सीधे, हुकूमत आ गई ट्रैक पे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।